देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। बेबस वजीर आजम, ताकतवर माफिया और मजीद तब्दीलियां, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। 1 साल में चीनी की कीमत 26 रुपए बढ़ गई। वो 120-30 अरब रुपया वो चलेगी शुगर मिल्स के पास। जब तक आप जहांगीर तरीन साहब का जहाज इस्तेमाल कर रहे थे, उस वक्त तक वो शुगर माफिया नहीं थे। FIA में बड़ी खौफनाक चीजें निकली। उन्होंने मोनोपोली कार्टेल बनाया हुआ है, कैसे ऊपर बढ़ा देते हैं, लोगों का खून चूसते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि वो माफियाज को कानून के नीचे लाना चाहते हैं, लेकिन बेबस हैं। उन्होंने कहा कि शुगर मिल्स मालिकान ने चीनी की कीमत बढ़ाकर 140 अरब रुपए आवाम की जेबों से निकाल लिए। उन्होंने कार्टेल्स बना के आवाम को लूटा, मैं उनका क्या करता। इमरान खान साहब, आप इस मुल्क के वजीर आजम हैं, आपकी हुकूमत है, आपकी बात मानी जाती है, आप जो कह दें वो कर दिया जाता है। आप इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आपके नीचे तमाम इदारे हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, वजीर हैं, मुशीर हैं। आपकी तरफ से मैं क्या करता जैसे बयानात कुछ अच्छे नहीं लगते। सर, मैं बताती हूँ कि आप क्या कर सकते थे और क्या कर सकते हैं। वजीर आजम साहब, आप इस कार्टेल को तोड़ सकते थे, आप इस कार्टेल में शामिल अफराद को जेल में डाल सकते थे, आप शुगर मिल्स मालिकान पर केसेस बना सकते थे, उनके मुकदमात नैब को भेज सकते थे, उनकी गिरफ्तारियां करवा सकते थे। आपके नीचे एक इदारा FIA भी है, आप इस माफिया के पीछे FIA को लगा सकते थे, आप उनसे अवाम की लूटी दौलत वापस ले सकते थे, आप उनको जेलों में डाल सकते थे और जेलों में डालकर चीनी की कीमत वापस 60 रुपए पर ला सकते थे। आप आटा माफिया के पीछे जा सकते थे, आप जखीरा अंदोजों को नकेल डाल सकते थे, महंगाई करने वाले अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचा सकते थे, लेकिन आपके बयानात में बेबसी की झलक नजर आती है। सर, आप अगर कुछ करते हैं तो सिर्फ वुज़रा के कलमदान तब्दील करते हैं। सवाल यह है कि हुकूमत और तमाम इदारे होते हुए भी आप ऐसे बाअसर ग्रोहों के सामने बेबस क्यों हैं? उनके खिलाफ कार्रवाई करने में आखिर रुकावट क्या है? कौन रुकावट है? प्रोग्राम में आज इस पर भी हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं जनरल अब्दुल कयूम साहब ने, सीनियर सहाफी और तजियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर तजियाकार हैं मोहसिन बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़। हमीद भट्टी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, हमारे वजीर आजम ये कहते हैं कि वो माफियाज को कानून के नीचे लाना चाहते हैं, लेकिन भाई ये लोग बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। भट्टी साहब, वजीर आजम को क्या अपनी बेबसी का इजहार करना चाहिए? ये इन माफियाज जो हैं इनको ठिकाने लगाना चाहिए, और इस तरह से क्या ये हुकूमत कभी महंगाई को ब्रेक लगा सकती है? सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस, अगर कोई अपोजिशन में हो और माफिया की निशानदेही करे तो वो तो अच्छा लगता है। अगर वक्त का वजीर आजम बेबसी का इजहार करे तो उसे रिजाइन दे देना चाहिए। ये बहुत बड़ी उसकी इंसल्ट है कि जिसके नीचे मुल्क के तमाम अदारे हैं और वो अपने आप को बेबस और लाचार कह रहा है, तो 22 करोड़ आवाम को तो वो फिर एटम बम मार के खत्म कर दें जी। अगर मुल्क का वजीर आजम जिसने चेयरमैन FPR, दुनिया का चारों चीफ सेक्रेटरी IG लगाने हैं, DG FIA लगाना है, और DG FIA इन्होंने ऐसे रखा हुआ है कि जैसे लोग के क्लर्क नहीं रखते। ओ यार, अनबिलीवेबल है ये बात, इतराफे नाकामी है। इसके बाद कोई आदमी को सीट पे नहीं रहना चाहिए। ठीक, अगर उस वक्त का वजीर आजम बेबस लाचार है तो मुझे बताएं, क्या आपने बचपन में कोई ख्वाब देखा था कि अम्मी अम्मी मैं बड़ा होकर PM बनूंगा, और वो ख्वाब पूरा हो गया और आपने अपनी जिम्मेदारियां खत्म कर दी? बचपन का ख्वाब तो था। आप अपना प्रोटोकॉल तो बढ़ा जाया करते हैं, बड़े से जहाज में चार्टर्ड प्लेन में बाहर जाते हैं, 1 अरबों रुपए आपकी सिक्योरिटी पे लगते हैं, उस वक्त तो आपको बेबस नहीं नजर आता अपना आप। मैं इसमें बहुत ज्यादा कहना चाह रहा हूं क्योंकि ये लफ्ज़ मुनासिब है। भट्टी साहब, अपोजिशन लीडर इसी पे आगे, आप लाहौर में हैं, आप लाहौर में हैं, चीनी माफिया के खिलाफ देख लें सारी कार्रवाइयां तकरीबन लाहौर में ही हो रही हैं। भट्टी साहब, ये लोग किसी अंजाम को पहुंचेंगे? एक तो मोहसिन बेग साहब और कयूम साहब से 30 सेकंड की इजाजत ले दें, ये गुस्ताखी ना समझे। आपने एक तब्दीलियों का जिक्र किया कबीना में, मैं उसकी बात बताना चाह रहा हूं, उनका इन हालात से कोई वास्ता नहीं है। एक शख्स था, उसे बहुत शौक था कि मैं गांव का चौधरी बनूं, बड़ा बनूं। वो आता आके कहता है ये पंखा ना उस जगह रख दो एक साइड पे, वो एक साइड पे रख देते उसके लोग। फिर अगले दिन 2 घंटे बाद कहता नहीं नहीं ये फलां जगह रख दो। वो एक दिन में उसने 5 जगह कमरा घुमाया। तो आप जो मोहसिन बेग जैसा कोई साहिब इल्म साथ बैठा था, उनने कहा सर ये आप क्या कर रहे हैं?
एक ही पक्का है, इसको 5 जगह आपने घुमा दिया। उन्हें कहा यार ये पक्का तो नहीं चलता, नहीं है, खराब है। तो उन्हें कहा सर फिर आप इसको चेंज क्यों जगह करें? कहता है साहब से मैं और मेरे बंदे मसरूफ रहते हैं, ठीक, तो कभी ना में तब्दीली तो मेरिट पे होती है ना, उसका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये मशगला है कलमदान तब्दील करना, ताकि तब्दीली का एहसास होता रहे हमें। मैंने एक किस्सा सुनाया है जो मैंने सुना था। FIA को मैंने 25 साल कवर किया, इससे बड़े झूठे बेमकसद मुकदमा थे ही नहीं। ये पर्चे चैलेंज देता हूं, चैलेंज, एक भी इन्वेस्टिगेशन अफसर ने इसका इस्तिगासा नहीं लिखा व्हाट्सएप पे, और वो आते रहे, उन्हें पता ही नहीं था इस्तिगासा लिखा क्या जा रहा है। 4 बंदों में ये काम तय हुआ, और ये मुकदमात सारे क्लियर होंगे मासवाए अगर दूसरी तरफ भी जोर लग गया। आपको पता है मोहतरम शहबाज शरीफ साहब की जमानत हुई, एक जज साहब ने लिखा दिया, बेल हो गई, अभी फैसला लिखा ही नहीं था। उसमें एक जज साहब ने आज लिखा है कि मैंने मशवरा किया, दूसरे जज साहब ने लिखा मेरे से तो मशवरा वही नहीं, बेल कैंसिल है, उसको भेज रहे हैं उस पे, वो क्या नाम है, रेफरी बेंच पे। हालांकि ये आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ, इसकी मैं बरीकी में नहीं जाऊंगा। मैं इसमें आती हूँ सर, क्या ख्याल है कि ये जो तब्दीलियां हो रही हैं, क्या इसमें भी एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी होती है? खान साहब को यहाँ भी आशीर्वाद हासिल है, वो ये तब्दीलियां करते हुए जरा पूछते हैं आर्मी चीफ वगैरह से, मुशावरत होती है इसमें? देखिए इसमें मुशावरत नहीं होती, इसमें तो PTI की अपनी जंग थी, ठीक है। एक वो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, उसको किसी ने कहा था इमरान खान साहब को उसको लगाना पड़ा। दरअसल ये सारी पता है, लेकिन इस बात में मोहसिन बेग साहब को छेड़े तशरीक, मैं उनसे पूछती हूँ, लेकिन आपने ये कहा कि आपने ये कहा कि एक इदारे के बंदे ने कहा है कि ये क्या मजाक बना रखा है कि हर तीसरे दिन कहता है कि असेंबलियां तोड़ दूंगा, ये हमें ब्लैकमेल कर रहा है, इसे कहें कि असेंबलियां तोड़ दे। और आपने ये भी कहा कि वो एक पेज वाली बात पिछले साल वाली अब नहीं रही है। तो सर क्या ये धमकियां जो हैं उसको संजीदगी से इदारा ले रहा है? चैलेंज कर रहा हूं, इन्होंने PM साहब ने एक बंदे को कहा ये समरी बना के लाओ असेंबली तोड़ने की, और लेकिन तोड़नी नहीं, इशारा था साथ। ये बात हलकों तक भी पहुंची, क्योंकि मौजूदा हुकूमत इमरान खान साहब ईमानदार है, उन्होंने बाहर प्रॉपर्टी नहीं बनाई, ये बात सच है, लेकिन मुझे उनकी डिलीवर चाहिए। इन्हें भी पता है कि ये ताकतवर हलके नवाज शरीफ की तरफ नहीं जा सकते, सही, फिलहाल ये उनकी मजबूरी है, लेकिन और ये मैं इस बात पे कायम हूँ। 2-3 दफा इन्होंने कहा कि मैं असेंबली ये तोड़ दूंगा, और जान के खबर लीक करवाई, खाली लीक हुई नहीं खबर। तो इदारे धमकी को संजीदगी से ले रहे हैं, या फिर इदारे भी अब तंग आ चुके हैं? दारों का भी सिलसिला चल रहा है बस, और मुझे आगे रेड लाइन जन साहब, आपने देखा कि वजीर आजम जो हैं वो कहते हैं मैं किसी से ब्लैकमेल नहीं होता, फिर वो माफियाज के सामने बेबसी का भी इजहार करते हैं, और फिर वो असेंबली तोड़ने की धमकी भी देते हैं। ये क्या तजाद है? या फिर वो जो अल्लामा इकबाल का शेर है ना, उसके मुताबिक पलटना झपटना और झपट के पलटना, ये वजीर आजम साहब उस पॉलिसी पे, उस स्ट्रैटेजी पे अमल पैरा है। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पारस, थैंक यू वेरी मच, आपने इन्वाइट किया। थैंक यू सर। देखिए मैं अफवाज पाकिस्तान में दाखिल हुआ 1966 में। ऑनेस्ट टू गॉड मेरी ये कंसिडर्ड ओपिनियन है कि ये हमारी कौम बड़ी अजीम कौम है, और हमारे वर्कर्स फौजी हों या गैर फौजी हों, क्योंकि ये POF वगैरह में 30,000 लोग सारे सिविलियन लोगों से मैंने काम किया, ये काम करना चाहते हैं और ये डिलीवर करते हैं। यू नीड टू हैव ए विल कि मैंने इसको डिलीवर करना है, और आपका अपना एक विजन हो, आपका दिमाग का जो रेडार है वो चले, और आप अल्लाह ताला आपको वो गिफ्टेड क्वालिटीज़ हों कि आप सोचिए कि मैंने कैसे लेके जाना है। हर जगह डिलीवर करते हैं। जी वो डिलीवर करते हैं, बाखुदा करते हैं। तो इसलिए एक तो इशू हमारा थ्रू आउट कायद आज़म की वफ़ात और खान लियाकत अली खान की शहादत के बाद लीडरशिप का रहा है कि अगर ऊपर लीडरशिप की विल नहीं होगी, और अगर आपके पास ज़हन के अंदर कोई प्लान नहीं होगा, तो बात नहीं बनती। सर मुझे यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दें, देखें अभी आपका तजुर्बा है, आप बेहतर बता सकते हैं कि ये एक पेज पे होने की जो इतनी बातें होती हैं, क्या ये किसी हुकूमत की कारकर्दगी में कोई फ़र्क डालती हैं, कोई किरदार अदा कर सकती हैं? क्योंकि यहाँ पे सबकी इस हुकूमत को मदद हाथ से है, उसके बावजूद वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि कार्टेल्स बना के चीनी की कीमतें बढ़ाई जाती रहीं, तो फिर इसमें किसका कसूर है? देखें ये तो बड़ी सच्ची बात है ना कि अगर आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं इलेक्टेड, और आप एक पूरे मुल्क को, एक न्यूक्लियर कंट्री को चला रहे हैं, देयर इज़ नो क्वेश्चन कि कहाँ आपका कोई माफिया हो
ठीक, आप उसको देखें। एक तरीका तो ये है कि आपके पास पावर्स कितनी है कि आप उनसे डील करें। अगर आप वहां पे बस हैं तो देन आपको पार्लियामेंट से वो पावर लेनी है लेजिस्लेशन करके, और अगर लेजिस्लेशन करनी है तो आपको अपोजिशन और इलेक्टेड लोगों का कोऑपरेशन चाहिए, और उसके लिए आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी है। आप उनके मुंह पे थूक के आप उनको कहें कि अच्छा जी ये वो बताओ मुझे ये करो, वो आप कह रहे हैं, इसका मतलब आप इंटरेस्टेड ही नहीं है, और या आपका विजन नहीं है, या आपको पता नहीं है कि ये मुल्क चलाने की हुकूमत में आने से पहले खान साहब को नहीं पता था कि क्या हालात है, उनका इदराक नहीं था। यहाँ तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ तो हुकूमती इत्तेहादी बाप ऑपोजिशन लीडर बना सकता है सर, कुछ सोच नहीं सकता। मैं ये इमरान खान साहब की इंटेंशंस को बिल्कुल डाउट नहीं करता। मैं ये समझता हूँ कि विद ऑल ऑनेस्टी ही वांटेड टू हेल्प द कंट्री। व्हाई शुड, मतलब मेरे पास कोई रीज़न नहीं है कि मैं उनके दिल में जाऊँ, लेकिन मुझे ये पता है कि उनके अंदर वो कैपेसिटी बिल्कुल नहीं है कि डिलीवर किया जाए। अच्छा। यानी आप देखिए, आप हवा में एक डे ड्रीमिंग करते रहे, उनका मैनिफेस्टो पढ़ ले। बाय गॉड, आई वाज इन द अपोजिशन, बट आई वाज थिंकिंग अल्लाह ताला करे ये कामयाब हो अपने इस मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट करने में, और 5 साल सही लगे होंगे ना। हमारी सियासत में बाप का बड़ा जिक्र है कि बाप को बाप बना लिया और बाप के कहने पे वोट दे दिया और ले लिया। नून लीग से भी आपका ताल्लुक है, आप सेनेटर भी रहे। आपने कभी मरियम नवाज से पूछा कि वो जिस बाप का जिक्र कर रही हैं वो कौन बाप है? जी देखिए, मैंने तो नहीं पूछा, ऑब्वियसली मेरी उनसे इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, बट वी अंडरस्टैंड। आप ये देखें कि बलूचिस्तान के अंदर नून की हुकूमत जो हवा में मुअल्लक हो गई जी, तो ये कैसे हो गई? और अगर इसके बाद आप देखें कि सेनेट का पहले चेयरमैन का इलेक्शन हुआ, राजा जफर हक साहब मुकाबले में थे, उनकी मेजॉरिटी भी वो क्या हुआ, फिर अभी क्या हुआ? तो इसका मतलब ये है कि बाप से मुराद क्या है? एस्टेब्लिशमेंट है या कोई गैर मरई कुव्वत है? क्योंकि नून लीग ने तो कई नाम दिए हैं, खलाई मखलूक, शुमाली इलाका जात, और वो महकमा ज़राअत, और अब बाप का नाम दे दिया। देखिए, बाप का जब वो कहते हैं तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात करना चाहते हैं जी, और मैं एज ए सोल्जर ये समझता हूँ बखुदा कि 4 मार्शल लॉ लगे हैं, मैं चारों को जस्टिफाइड नहीं समझता, और मैं समझता हूँ मुल्क पीछे गया है। काश के कायदे-आज़म के विजन पे चल के हम पॉलिटिकली इतने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रांग करते कि हम आगे चलते। एक तरफ इस एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी होते हैं सारे, और उसके बाद उसकी हर वक्त शफात हासिल करने की तलाश में भी रहते हैं, और नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इनकी तवज्जो हासिल करने के चक्कर में मैं अक्रॉस द बोर्ड कह रहा हूँ। मैंने GHQ में देखा है, लोग लाइन में लगी हुई ब्रीज के शेरवानियां पहनी हुई, आप अपनी उधर करते हो रहे हैं। तो इसलिए बहसियत कौम हम इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन खुदा के लिए सोल सर्चिंग करें। लेट्स राइज अबव आवर प्रोविंसेस एंड आवर पार्टीज एंड थिंक ऑफ पाकिस्तान। एक सेकंड से भट्टी साहब कुछ कहना। जी भट्टी साहब। मोहतरम जनरल कयूम साहब अपनी मर्जी का सिर्फ सच बोल रहे हैं। इनसे सिर्फ इतना पूछ लें कि जो मरियम नवाज कह रही हैं और नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं बाप का बाप इस मुल्क को चला रहा है, और वो जो एस्टेब्लिशमेंट पे इल्जाम लगा रहा है ये उसको सेकंड करते हैं, उतनी है हकीकत जितनी वो मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं? हर ताकतवर सच अपनी ख्वाहिश को समझता है जी। देखिए, मैं ये समझता हूँ, मुझे ये तो नहीं पता कि वो किस पैराए में क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं एक बहसियत एक पॉलिटिकल वर्कर, देखिए मैं आपको बताऊं, इदारों के सरबराहों के नाम ले लेके PDM के प्लेटफॉर्म को यूज किया। क्या मियां साहब एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो गए वैसे? नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए एंटी एस्टेब्लिशमेंट का, तो देयर इज नो क्वेश्चन। अदारे हमें दिल से अजीज हैं, इंडिविजुअल्स गलतियां कर सकते हैं। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करने में ज्यादा रोल हुकूमत का भी है। जब टाइम एंड अगेन आप कहते हैं हम एक पेज पे हैं, मेरे मैनिफेस्टो के पीछे है फौज, ये वो, तो आप उनको कंट्रोवर्शियल बनाते हैं ना। उनको अपने पैराए में काम करने दे, उनके अपने सिस्टम्स हैं अकाउंटेबिलिटी के, अदालतें आपके पास मौजूद हैं। हम अक्रॉस द बोर्ड को ऐसी बात करेंगे जो अदारों के खिलाफ जाएगी, तो उससे दुश्मन को फायदा होगा। बेग साहब, याद है पिछले प्रोग्राम में आप मौजूद थे और आपने ये कहा था कि खान साहब इदारों को धमकी दे रहे हैं कि अगर उन्हें हटाने की कोशिश की गई तो असेंबली तोड़ दूंगा, और आपने कहा कि इनमें इतना हौसला नहीं है खान साहब में कि असेंबली तोड़ें, और अभी भट्टी साहब भी यही बात कर रहे थे कि इदारे इस धमकी से खुश नहीं है। तो सर क्या ख्याल है कि धमकी खान साहब के गले पड़ सकती है या अभी कुछ वक्त लगेगा? देखिए, मेरे ख्याल में उनको भी पता है कि ये सिर्फ धमकी है, कोई असेंबलियाँ इस तरीके से नहीं तोड़ता। अगर तोड़नी होती तो खान साहब को पहले ही पता था कि ये मुझसे चल नहीं पा रहा, पूरा सिस्टम, हुकूमत, गवर्नेंस इनसे नहीं हो पा रही, तो ये पहले ही कुछ ना कुछ कर लेते। लेकिन जब आप खुद से लड़ाई डाल लें और बाकी काम अदारों पे छोड़ दें जिनको आप कह रहे हैं मैं तोड़ भी दूंगा, तो अब वो भी समझ गए हैं और खान साहब भी समझ गए हैं कि ये इनका जो है ब्लफ में नहीं आएंगे। और खान साहब को पता है कि
बजट तक तो कुछ नहीं होगा। सर वजीर आजम क्या वाकई बेबस नहीं है? देखिए वो कहते हैं मैं जहां हाथ डालता हूँ वहाँ कोई ना कोई माफिया निकल आता है और फिर वो माफिया जो है मुल्क में कोई ना कोई बहरान पैदा कर देता है। या आप समझते हैं जो इनका एहतसाब का बयानिया है वो फ्लॉप हो गया? इनसे पूछ लें कि ये जितने माफियाज का नाम लेते हैं, आया ये उसके बेनिफिशियरी नहीं थे उस माफिया के? आया अभी लोग इनके साथ नहीं है गवर्नमेंट में जो जिनको ये माफिया कहते हैं? यानी कि पूरी ज़िंदगी आपने उस माफिया के पैसे खाए, बेनिफिशरी रहे, उनसे हर किस्म की फेवर ली। फेवर क्या होती है? जहाज़ ले लो, हेलीकॉप्टर ले लो, लैंड क्रूज़र ले लो, खाने खा लो, किचन का खर्चा करवा, ये फेवर नहीं है। ठीक है, आपने महल नहीं बनाया, आपने फैक्ट्रियाँ नहीं लगाई। कोई बड़ा चोर होता है, कोई रुपए का चोर होता है ना, तो चोरी रुपए की भी उतनी है और बिलियन की भी उतनी है। मकसद ये है कि आपसे सिस्टम नहीं चल रहा। सिंपल, आप 6 बार वही वुज़रा, एक वुज़रा यहाँ बैठा है, उसकी कुर्सी चेंज कर दी, आया वो यहाँ ठीक नहीं था तो वहाँ ठीक होगा। अगर वो यहाँ ठीक था तो फिर आपने उसको चेंज क्यों किया? कामयाबी के झंडे दूसरी जगह भी गाड़े ना। तो मकसद ये है कि आप लोगों को जिस तरीके से 18-18 दिन में उनकी वजारतें चेंज कर रहे हैं, आईजीज, चीफ सेक्रेटरीज, ये सेक्रेटरी 2-2 महीने में चेंज हो रहे हैं। तो आया ये प्रोग्रेस आप इन तबादलों के जरिए निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, प्रूवन हो गया। तो देखना ये है कि ये टीम नहीं डिलीवर कर रही या कैप्टन नहीं डिलीवर कर रहा। तो साबित ये होता है कि कैप्टन नहीं डिलीवर कर रहा। हकीकत है इस मुल्क में हर चीज का माफिया है। आपने खुद भी जिक्र किया, माफिया से लेके बड़े बड़े प्रेशर ग्रुप्स हैं, उनके कार्टेल्स हैं, उनकी मोनोपोली है। सर वो खान साहब कह रहे हैं कि पूरा माशरे को मिलकर करप्शन के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। वो अकेले क्या कर सकते हैं? करप्शन तो हमारे अंदर रच बस गई है। पहली बात तो पारिस, मैं माफिया लफ्ज के बहुत खिलाफ हूँ। अगर आप सारे बिजनेसमैनों को माफिया करार दे देंगे, बिजनेसमैन चैरिटी नहीं करता, प्रॉफिट लॉस पे बिजनेस करता है। बिल्कुल। अगर जिन लोगों ने शुगर इंडस्ट्री लगाई हुई है, ठीक है उन्होंने 19-20 किया होगा, मैं उसकी गारंटी नहीं करता, लेकिन आपको यकीन नहीं 19-20 हुआ है काम? हर बिजनेसमैन करता है दुनिया में कोई बिजनेसमैन ऐसा नहीं है। तो आप सबको माफिया नहीं कह सकते। मेरी इल्तिजा है इन लोगों से, इस लफ्ज़ देखें, उनकी फैमिलियां हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं। अगर कोई 19-20 है, मैं नहीं कहता। और दुनिया में प्राइस हाइक जो है ना, वो गवर्नमेंट का काम नहीं है कि आप डंडे से आप प्राइस खुद महंगी कर रहे हैं। आप बिजली महंगी करें, गैस महंगी करें, पेट्रोल महंगा करें, तो उसका इंपैक्ट बाकी चीजों पे पड़ता है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो महंगा होता है। एक सब्जी वाले को क्या वजीर आजम इमरान खान ये कहते हैं कि तुम मंडी से 14 रुपए किलो ये प्याज लेके आओ और मार्केट में आके तुम 40 रुपए किलो बेचो, 10 रुपए किलो टमाटर मंडी से खरीदो और मार्केट में 30 रुपए बेचो। एक बात, पहली बात, ये बिजनेस है, वो चैरिटी नहीं कर रहा। सुनते ले ना, उसका इलाज पूरी दुनिया में कहीं प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं। आप यूरोप की मिसाल देते हैं, खान साहब तो लंदन का ऐसे हवाला देते हैं जैसे इन्होंने लंदन देखा है। आप में से हमने लंदन नहीं देखा। लोगों का ज़मीर होगा यहाँ, तो भाई वहां को प्राइस कंट्रोल कमेटी है। लोग खुद आपने कौम को इस काबिल ही नहीं किया को अपना सेल्फ एहतसाब कर सके। आपने सारी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, इसके जिम्मेदार हम भी हैं। बिल्कुल सही बात कर रही हैं आप। लेकिन अगर कोई शख्स ओवर प्रॉफिट कमा रहा है तो उसका एक लोगों को एहतसाब करना चाहिए, बजाय इसके कि सरकार डंडा लेके आ जाए। एक और बात, भट्टी साहब आप एग्री करते हैं मोहसिन बेग साहब से कुछ ऐड करेंगे, फिर ब्रेक के बाद आपसे डिटेल में बात करेंगे। आधा झूठ बोल के मेरे अंदर से ज़मीर मलामत करने लग पड़ा। ये तो अच्छी बात है सर। अभी किसी साहब ने कहा कि लीडरशिप मादी में अच्छी रही है, तो बड़ी कौन सी लीडरशिप अच्छी रही है? नवाज शरीफ जिसने खरबों रुपए गरीबों का लूटा, खरबों रुपए। आसिफ अली जरदारी सही रहा, उस वक्त ठीक था। 30 साल हो गया मुझे जर्नलिज्म में, कभी मैंने नहीं सुना कि रोजों में कीमतें कम हुई हो। हाँ, इस दफा प्रोपागंडा ज्यादा हुआ है। इमरान खान ने बुलंदवा वाले दावे किए थे कि मेरे पास 200 बंदों की टीम है, दोनों डाकू मिल गए और मिलकर शोर करने लग पड़े। नवाज शरीफ दौर में मैं पैदाइशी यहाँ मेरे हल्के से वो इलेक्शन लड़ते हैं, और जितना फ्रॉड जालसाजी से उन्होंने किया है, एज ए नेशन हम करप्ट है। आपने ठीक फरमाया। एक आलू में 5 रुपए की 20 रुपए दड़ी लाता हूँ, 20 रुपए यहाँ बेचता हूँ। 90% लोग टैक्स नहीं देते। चैलेंज कर रहा हूँ, बिल्कुल। क्या यहाँ का सेक्रेटरी करप्ट, डिप्टी सेक्रेटरी करप्ट ना? 90% ईमानदार लोग होंगे, अल्लाह ना करे जिस दिन वो खत्म हो गए, कायनात खत्म। 90% कौम हम सब करप्ट है, नहायत अदब एहतराम से। ये वो कौम है जो मिर्चों में मिलावट करती है, जो पानी में मिलावट करती है, इमरान खान अकेला क्या करे फिर? मिलावट करती है। और खान साहब नहीं, खान साहब को यही पैगाम देने लगा हूं, मोहतरम इमरान खान साहब, माफिया वहां मजबूत होते हैं जहां कानून कमजोर हो, जिसे नवाज शरीफ ने लौंडी की तरह रखा। ये आईजी को कहते थे और दाड़े जहाज बरकी अल्लाह बख्शे, चीफ सेक्रेटरी को जो जलील रुसवा करते थे ना, मैंने आंखों से देखा, सुना नहीं है। और अब भी यही हाल है।
असल बात है जिहो जे गान वाले हो जे बजान वाले, जिहो जी अवाम वो हो जो वैसे हुक्मरान, ऐसे ही जो आता है अपनी मर्जी का सच कह के हमें बेवकूफ बना के अगली गली चलता है। ठीक सर, मुकम्मल सच सुन लिया आपने आरिफ हमीद भट्टी साहब का। मैं ब्रेक ले लूं, अब ब्रेक लेते हैं, देखते अभी भी कम है जी, ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ में। अच्छा भट्टी साहब, अब आपकी कुछ खबरों की तरफ आते हैं। अभी आप पहले शहबाज शरीफ का जिक्र कर चुके हैं, उनकी जमानत जो है उसमें थोड़ा सा वो मुलतवी हो गई है, क्या माजरा था आपने उसका जिक्र तो कर दिया, लेकिन आप कहते हैं कि शहबाज शरीफ बाहर आए तो मरियम नवाज की सियासत जो है वो इख्तिताम की तरफ चली जाएगी। भट्टी साहब ये कैसे होगा कि मरियम नवाज बाहर चली जाएंगी इसीलिए अभी तक वो खामोश है और फिर एक लंबे अरसे तक जो मामलात है वो शहबाज शरीफ ग्रुप संभालेगा? देखें पारस, बदकिस्मती है इस मुल्क में झूठ का कारोबार इतना चल गया कि सच्चे आदमी को अब इज्जत बचाना मुश्किल हो गई है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं सबसे पहले एहतसाब मेरा होना चाहिए। मैंने एक चीफ जस्टिस को भेजा था कि मेरे पैसे में एक लुकमा हराम हो तो मुझे मनारे पाकिस्तान फांसी लगाई जाए, मैं रिटर्न दे के आया हूं। ठीक रिटर्न। लेकिन मरियम नवाज सौदों के लिए पैरों में गिरे हैं एस्टेब्लिशमेंट के, जिसको ये रोजाना बातें कर रही हैं। आज भी परसों भी एक मीटिंग हुई है, वरना नवाज शरीफ गए, कमरुद्दीन कैरा ने एक बहुत खूबसूरत बात की थी, किसी का बाप भी बाहर नहीं जा सकता अगर बाप का बाप इजाजत ना दे तो। ठीक, मुझे ये बता दे, नवाज शरीफ को मैंने भेजा है, आपने भेजा है, पारस जहाज़ेब ने भेजा उनको, क्या मुशर्रफ दौर में डील करके पारस ने भेजा था, मौसम बेग साहब ने भेजा था, आरिफ हमीद भट्टी ने भेजा था। मरियम का ट्विटर पहले एक साल खामोश मैंने कराया था कि उनका बैलेंस खत्म हो गया था, इतना पैसे तो मैं भी दे देता उन्हें कि ट्वीट कर लेती। और भाई एक कॉमन सेंस है कि भाई दोनों बहुत प्यार करते थे। मरियम रेड लाइन क्रॉस कर चुकी है, उन्होंने आर्मी चीफ का रिजाइन मांग लिया है, डीजी ISI का मंगा लिया, और नून लीग का नैरेटिव अब ये है तो इसकी पूरी क़यादत को कहना चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट ठीक नहीं है, ये मुल्क तबाह कर रही है। ये मरियम कहती है, मैं नहीं खुदा ना खास्ता कहता, मेरे लिए तो मेरी एस्टेब्लिशमेंट मेरी मुहाफ़ज़ है, मेरी मुहाफ़ज़ है। अगर मेरे बच्चे बीवी घर से मैं सुकून से सो रहा हूँ तो मेरे जवान और अफसर सरहदों में इबादत कर रहे हैं, इनके दिल में बुग़्ज़ है, क्योंकि सारी उम्र एस्टेब्लिशमेंट ने इन्हें गोद में लिया। ब्रिगेडियर कयूम से लेकर जिलानी तक कीमतें इन्होंने लगाई, किस किस को इन्होंने पैसे से नहीं नवाजा। अब जब ये हुआ कि जब आपको इस दफा गोद उन्होंने नहीं लिया क्योंकि आपके कपड़े गंद से लोथड़े हुए थे, गलीज बदबू आ रही थी, तो आपने इल्जाम लगा दिया एस्टेब्लिशमेंट में कि उन्होंने इमरान खान को गो सिलेक्टर ने कर लिया। वो अपना माजी देखो, सर, अपना हाल मुझे एक बात बताएं भट्टी साहब, ये जो शुरू से इमरान खान पे इल्जाम लगता है कि वो सिलेक्टेड हैं, ये चांस किसी को भी मिलता, चाहे PMLN हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, वो छोड़ देते ये चांस लेना, वो सिलेक्ट होना पसंद नहीं करते। मैं कह रहा हूं पाँव पड़ते रहे, हमें सिलेक्ट करो। मैं अर्ज कर रहा हूं पारस, मैं एक छोटा सा रिपोर्टर हूं, 2085 के इलेक्शन देख ले, ज़ियाउल हक ने जो इस मुल्क को तबाह किया ना, उसके 3 तोहफे थे ज़ियाउल हक, एक बंशियात हिरवन, एक नवाज शरीफ और एक अल्ताफ साहब। ठीक, ये हिस्ट्री निकाल के देख लें। ठीक है, ये तीनों हमें ले। अच्छा, आपकी एक और खबर, आपने कहा 88 में बेनजीर हुई तो बेनजीर ने एक IG लगाया, ये CM थे, इन्होंने कहा मैं इसको बागे जना का चौकीदार लगा दूंगा। वो हिस्ट्री बड़ी खौफनाक है, और आज भी जो इनका मीडिया सेल मरियम का कर रहा है, हम पूरी बातें नहीं कह सकते क्योंकि मरियम नवाज बाहर जा रही है, रिटायर्ड भी हो तो जनरल ही रहता है, बाहर चली जाएंगी, मैं और आप दोनों, हमें कोई नहीं बचाएगा। मरियम नवाज बाहर चली जाएंगी, फिर देखिए कोशिश हो रही है, इमरान नहीं जाने देगा, उसके लिए इमरान को भी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये मैं आपको यकीन से खबर कह रहा हूँ, जिसने मुनाजरा करना है इस खबर पे, फिर मैं टाइम बताऊंगा किस बजे कहाँ मुलाकात हुई। पिंडी लाहौर की एक जगह कहाँ मुलाकात हुई, फेज 5 में, वो किसका रिश्तेदार था, किसका, बाकी रहने दो खबरां दे बात। ये मुलाकातें मरियम खुद कर रही है? नहीं, मिडल मैन कर रहा है जो किसी अजीज का अजीज है। ठीक, अच्छा सर, आपने ये कहा कि मियां नवाज शरीफ ये तस्लीम कर चुके हैं कि PDM जो बनी वो इमरान खान को फायदा दे रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये अपनी हुकूमत करें, अब हम अगले इलेक्शन का वेट करेंगे, वहां इनकी खराब कारकर्दगी होगी तो इलेक्शन में हम फायदा लेंगे। ये मियां साहब ने जो यू टर्न लिया है सर, ये पीपल्स पार्टी की बेवफाई से पहले उन्होंने लिया या बाद में लिया है भट्टी साहब? देखिए, मरियम साहब और नवाज शरीफ साहब खुद इलेक्शन नहीं लड़ सकते। थोड़ा सा हकायक देखिए, मरियम साहिबा भी नाहल हो चुकी है,
अब इन्हें पता ये हुकूमत नहीं गिरा सकते, इनके बस में नहीं है। वो पीडीएम या एलएमसी जो बनाई थी, उन्हें एक कहने लग पड़ा टारगेट किलर है, दूसरा कहने लगा सिलेक्टर है। इनका ख्याल है इमरान डिलीवर नहीं कर सका, जो मेरा भी ख्याल है, लेकिन इसमें इख्तलाफ राय हर एक मेरे दोनों मेहमानों का है। इनका ख्याल है 3 साल गुजर गया, 2 साल में और क्या करेगा, आखिरी साल इलेक्शन का। इमरान खान ने ये स्ट्रेटेजी बनाई है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट अनाउंस करेंगे आखिरी साल में, 5 अरब की यूनिवर्सिटी। वो ठीक है, लेकिन आप कहते हैं कि मियां साहब इस वक्त जो ताकतवर हल्के हैं उनसे ये रिलीफ मांग रहे हैं कि हम इमरान खान के खिलाफ किसी मुहिम का हिस्सा नहीं बनेंगे, अभी फिलहाल ये हुकूमत अपने वजन पे गिरेगी, हमारी गिरफ्तारियां ना करो, हमारे खिलाफ मुकदमात ना बनाओ। ये ठीक बात है? पहले दिन से पीडीएम बनी मेरी बहन, तो ये अर्जी मान ली गई है। मुझे एक सिर्फ बता दे, आपसे नहीं, भारत नहीं, इमरान खान ही मान रहा है। जो इमरान सच्ची बात है वो कड़वा सच है, मानी जा सकती है, जो मर्जी। मुझे ये सिर्फ बता दे, जब से पीडीएम बनी है, पीपल्स पार्टी की कौन सी लीडरशिप गिरफ्तार हुई है? एक का नाम कोई भी नहीं, मुझे एक सिर्फ कोई भी नहीं। पहले से बस वो ख्वाजा, तो वो डील तो पीपल्स पार्टी तो पहले ही डील में है, लूम में है, तो वो पागल है हुकूमत ग्राइम के कहने पे। उनकी एक सूबे में हुकूमत है, उनकी गिरफ्तारियां भी खत्म हो गई, जरदारी के खरबों रुपए के केस, बेनामी अकाउंट फलूदे वाले सब किस्सा माजी हो चुके हैं। ठीक, जैन साहब, क्या ये जो भट्टी साहब की खबर है, आप समझते हैं कि ये सही खबर है कि वो कहते हैं कि मियां साहब जो है इस वक्त जो ताकतवर हल्के हैं उनसे रिलीफ मांग रहे हैं कि भाई इमरान खान को हुकूमत करने तो जैसे ये कर रहे हैं, बाद में देखेंगे इलेक्शंस में, लेकिन हम गिरफ्तारियों से बचाएं, मुकदमात से हमें बचाया जाए। देखिए, भट्टी साहब का एक अपना नॉलेज है और एक अपना उनका जर्नलिज्म में यही रोल है, खबरें देते हैं, बहुत सारी खबरें देते हैं, बट ये सारी देखें स्पेकुलेटिव है ना, स्टैंड भी करते हैं सर, फिर ये स्पेकुलेशन ऑफ कोर्स वो खुद स्टैंड करते हैं, लेकिन वन हैज टू प्रूव दिस इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, या वो बात करनी है। मतलब मुझे अब आप तस्दीक कराएं या तरदीद कराएं तो मैं तो इस पोजीशन में नहीं हूँ, चूँकि मैं तो प्रिवी नहीं हूँ कि ये वापस से चिलमन फलाना फलाने को मिला, ये उनको पता होगा, तो आई एम श्योर कि दैट इज़ वाई वो अपने तौर पे दे रहे हैं। व्हाट आई नो इज़ कि मुल्क के जो मसाइल हैं और वो इतने गंभीर हैं, उनको हल करना ही एक चैलेंज है फॉर ए टावरिंग लीडरशिप। देखिए, जितने ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, इतना बड़ा दिल वाला आपको एक करेजियस, एक विजनरी, एक क्लीन, एक ऑनेस्ट लीडर होना चाहिए। कोई है ऐसा वैसे हमारे यहाँ अभी तक? देखिए, मैं ये कहता हूँ प्रेजेंटली तो आप देख लेना क्या हो रहा है। मसला ये होता है कि आप ये करप्शन जो होती है ना, ये सिर्फ मनी एम्बेजलमेंट की करप्शन नहीं है, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी भी करप्शन है, सिलेक्टिव जस्टिस भी एक करप्शन है। आप एक तरफ से मदद लें, पहले गालियां निकालें अदारों को और फिर उनसे मदद लें, ये भी आपके असूलों के खिलाफ है और ये भी एक करप्शन है। दैट मीन्स कि आपका अपना कैरेक्टर वीक है, यू डोंट हैव ए स्टैंड। के आप देखें, जब हम कायदे आज़म की बात करते हैं तो वो एक चीज़ पे कहते थे और उसके ऊपर अमल करते थे, इवन इफ उनको लॉस हो जाए। तो आपको सर्टन प्रिंसिपल्स के ऊपर स्टैंड तो लेना चाहिए ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, मुल्क को अगर आगे चलाना है तो आपको पार्लियामेंट को इफेक्टिव बनाना है। बिल्कुल ठीक है। आप करप्ट बंदे को ना छोड़ें, आप बिल्कुल ना छोड़ें अगर किसी के खिलाफ है, लेकिन अगर आप मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा तू तू करें और आप ये करें कि ये अपोजिशन, और अपोजिशन में भी वो जमात जो हमारे इक्तदार को खतरा पहुंचा सकती है, जो हमारे इक्तदार का रोड़ा बन सकती है, जो गवर्नमेंट इन वेटिंग प्रोवाइड कर सकती है, जो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग उनके पास है, तो आप उन्हीं को रगड़ा दें ताकि वो आगे ना आए और फिर आप कहें कि जी हम इनको शुरू करते हैं। आप अक्रॉस दी बोर्ड करें, पूरी कौम आपके साथ। आप उसूलों की बात करें तो नून लीग जो कुछ कर रही है, ये वोट की इज्जत की जंग है या फिर एस्टेब्लिशमेंट से कोई नई डील लेने का तरीका है सर? वैसे देखिए, आप तरीके का इल्जाम तो जो मर्जी है, हर किसी का राइट है, वो अपने तौर से लगाए। देखा है हमने सर, यही होता है। मैं चूंकि मुस्लिम लीग का एक कारकुन हूँ, रुकन हूँ, मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो स्टैंड है जमात का, वो यही है कि आप डेमोक्रेसी पे आपका ईमान हो और आइन के मुताबिक मुल्क को चलाया जाए। उसमें पार्लियामेंट है, अदलिया है, आपकी इंतजामिया है, उनका जो रोल है उन पर राय में रहें। उसमें वीक लोग भी आएंगे, कमजोरियां भी होंगी, लेकिन अगर आप ट्रेस पास करेंगे आगे पीछे तो इसका फिर कोई एंड नहीं है। सर, मियां साहब को बाहर किसने भेजा था? देखिए, मुझे तो आई कांट से आपको बताऊं कि देखिए, मैं तो समझता हूं अदालत ने भेजा था, अदालत ने भेजा था।
देखे ना आप, उनका केस गया, उसके ऊपर इनका बोर्ड बना, बोर्ड ने रिकमेंड किया कि उनकी है, तो अदालत ने भेजा और फिर प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट ने बैठ के फैसला किया। आज अगर वो कहे कि नहीं जी उनको बाप के बाप ने भेज दिया या फलाने ने भेज दिया, तो ये वीकनेस किसकी है? ये प्राइम मिनिस्टर की है। आपको वैसे पता है यहाँ बाहर कौन भेजता है? जो एनआरओ जो कहते हैं वो कौन देता है? देखिए मैं कहता हूँ कि अगर एनआरओ लेने वाला इतना ही मुजरम है जितना देने वाला है, और अगर प्राइम मिनिस्टर वोट डाउन करता है तो ही शुड क्विट। यहाँ किसी ऐसे बंदे को आने जाए जो कि इख्तिदार को लात मारे और कहे कि मैं आंखों में आंखें डाल के मुल्क को चलाऊंगा और इस तरह चलाऊंगा। इख्तिदार को कौन लात मारता है सर यहाँ पे? देखे क्यों नहीं? तो अगर जो लोग अजीम लीडर्स हैं वो अपने पांव पे खड़े होते हैं। ये जिंदगी तो एक बुलबुला है। वो नजीर अकबर आबादी ने बड़ा अच्छा कहा ना कि जो कब्रे कोहन उसकी उखड़ी तो देखा, ना उज़्वे बदन था ना तारे कफन था, और नजीर हमको पहले हवस थी कफन की, जो सोचा तो ना हक का दीवाना पंता। हम तो इसको अपने इक्तदार को समझते हैं कि मैं सबसे लायक बंदा हूं और मैं इंडिस्पेंसिबल हूं और नागुज़ीर हूं इस मुल्क के लिए। आप आए, मेरिट पे आए, काम करें और उस पर कंप्रोमाइज ना करें। एक छोटी सी बात, शहबाज शरीफ कहा जाता है जब एक्टिव होते हैं तो मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो हैं फिर वो कुछ खामोशी हो जाती है उनकी तरफ से। इस दफा भी ऐसे ही होगा अगर शहबाज शरीफ की हो जाती है जो कि नजर भी आ रही है ना। पारस आप इसको फेस वैल्यू पे ले, शहबाज शरीफ हमारे एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी जी, ठीक है जी, और वो अभी जेल के अंदर है जी। उसके बाद सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आपके शाहिद खान अब्बासी साहब है, बाकी हमारी एक टीम है कोर जो उसको अपना एहसन इकबाल साहब है। बात से एग्री करती हूँ। कहा जाता है नून लीग का जो फेस है ना अवामी, वो मरियम नवाज है और डील वाला फेस शहबाज शरीफ है। क्या मुमकिन है दोनों साथ साथ काम कर सकते हैं? ये बाहर की खबरें हैं ना। आप ये देखें कि मैं तो ये कहूंगा कि हमारी जमात मुतहद है, व्यूज डिफरेंट हो सकते हैं। आई अंडरस्टैंड कि शहबाज शरीफ साहब का ये एक व्यू होता है कि नहीं हमें इन चीज़ों को ऐसे हैंडल करना चाहिए। नवाज शरीफ साहब का ये है कि नहीं अदारों को ट्राइकॉटमी ऑफ पावर पे ईमान होना चाहिए, हमें अपने अपने पैराए में रख के काम करते रहें तो हमारी वीकनेसेस हाईलाइट होंगी, पॉलिटिशियन का एहतसाब होगा इलेक्शन के अंदर। मोहसिन बेग साहब, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं सर, या आप समझते हैं कि जो बात अभी शहबाज शरीफ के हवाले से कर रहे थे कि शहबाज शरीफ की रिहाई के बाद फिर मुस्लिम लीग नून दो ग्रुप्स में नजर आएगी सर, या फिर इस दफा बैड कॉप को पीछे करके जरा गुड कॉप को खेलने का मौका दिया जाएगा? मैं तो ये समझता हूँ जी जितने अरसे से हम लोग इस प्रोफेशन में हैं, मुस्लिम लीग में कोई ग्रुप नहीं है, एक ही ग्रुप है, वो नवाज शरीफ साहब हैं। शहबाज साहब कभी ग्रुप बंदी मुस्लिम लीग में नहीं कर सकते। वो शायद अपने भाई के किसी फैसलों से या अपनी राय से, भाई की राय से मुख्तलिफ हो, लेकिन वो भाई के खिलाफ नहीं जा सकता। ये तो हमने देखा क्योंकि उनकी पार्टी में या पब्लिक में वो वैल्यू नहीं है जो नवाज शरीफ साहब की है। नेचुरली वो एक सॉफ्ट इमेज रखते हैं, वो चाहते हैं कि अदारों के साथ बना के रखी जाए, ताबेदारी की जाए, लेकिन जो बड़े भाई हैं उनकी राय ज़रा डिफरेंट है। वो ज़रा हिसाब किताब मांगते हैं, वो थोड़ा सा कभी कभार अकड़ जाते हैं। इसी तरह जो मरियम है उन्होंने आके अपने वालिद का जो नुक्ता नज़र था वो बड़ा फोर्सफुली। एक बात है, लेकिन अगर शहबाज शरीफ डील ले आए तो फिर मियां साहब इनकार नहीं करते, देखिए कर देते। वो दोनों भाइयों में एक रिलेशनशिप ज़रूर है, रिस्पेक्ट होगी, क्योंकि इतने अरसे से देखा है हमने। उन्होंने कहा जी ये होगा, कुछ नहीं हुआ, वो दोनों भाई साथ रहे। वो बड़े भाई से इख्तलाफ करता होगा, मुझे नहीं पता, मैं तो उनको अंदर से नहीं जानता, लेकिन इवेंचुअली वो भाई की लाइन ही टो करते हैं। तो जो मरियम ने अभी आके मुस्लिम लीग नून में जो नया एक ट्रेंड दिया है, उससे मुस्लिम लीग नून की पंजाब में वोटिंग बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं। जो काम शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब नहीं कर पा रहे थे वो मरियम ने आके किया है, और जो बयानिया उसने पंजाब में दिया है उससे नून लीग को खासी स्ट्रेंथन हुई है और स्टैब्लिशमेंट के लिए परेशानी का बायस बनी है मरियम। उसका सर एक सेकंड, आपने भट्टी साहब की बात सुनी, उनकी खबर ये है कि शहबाज शरीफ रिहा के आते हैं तो मरियम नवाज की सियासत खत्म हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। वो इसलिए गलत है कि जो जिस तरीके की सियासत शहबाज शरीफ साहब करते हैं वो सिर्फ अदारों के हद तक तो काबिल कबूल है, पब्लिक में नहीं है। अगर क्राउड पुलर कोई है तो वो इस वक्त मरियम है, और मुस्लिम लीग में कोई शख्स नहीं है जो क्राउड पुल कर सके।
क्योंकि उसने जो बयानिया दिया वो हमारे पंजाबियों के लिए एक बड़ी वो होती है कि एंटी स्टैब्लिशमेंट अदारों के आगे बड़ी दिलेर है जी, बड़ी ये है, तो वो बयानिया चला है, इसमें कोई शक नहीं है। शहबाज शरीफ साहब अपनी नीस के मुकाबले में उस तरीके से कभी स्टैंड नहीं करेंगे। ठीक, ये तो PMLN की बात होगी। मैं PDM की भट्टी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप इसमें, क्योंकि मैंने आपकी खबर कोट आज मैंने जितनी मरियम की खूबियां सुनी है इतनी तो अल्लाह जन्नत नसीब करे कुलसूम नवाज भी नहीं करती थी। बहुत ज्यादा क्राउड पुलर है, अनबिलीवेबल यार, मेरी समझ में नहीं आता। जब लाहौर में जब इन्होंने कहा था आर हुआ ना पार हुआ, कम सो बेशतर ना कोई 2-2.5 करोड़ लोग थे, इतने लोग थे। जब आसफ ने एक शायद अच्छा जी एक मेरी बारी है, भट्टी साहब सुन ले। एक बात कह दी कि जब मैं लाहौर में, नहीं सर मेरी अर्ज कर लेने दे, आपने पूरी बात है, मैं तो कुछ हकायक बताने लगूं जो उनकी जुबानी है। ख्वाजा आसफ ने कहा था जब हम नवाज शरीफ के घर से निकले तो 100 लोग भी नहीं थे, ये तो है वो क्राउड पुलर। और उसके बाद ये कहते हैं इनके बयानिए में फर्क नहीं है। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ बहुत अच्छे हैं। नवाज शरीफ साहब लंदन से चले, 7 घंटे फ्लाइट लेट हुई अबू धाबी में, 17 घंटे बाद लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचे। शहबाज शरीफ मुस्लिम मस्जिद लोहारी से 8 किलोमीटर खला पड़ के एयरपोर्ट नहीं पहुंचे। ठीक है, बिल्कुल इनमें कोई इख्तलाफ नहीं, मैं झूठा हम झूठे साहब ही झूठे। दूसरी बात ठहर जाए ना, हाँ शहबाज शरीफ जो मरियम कहती है कि आर्मी चीफ रिजाइन दे, फौज इस मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है, शहबाज शरीफ और हमजा ये सारे बयानिए दे दे तकरीरें कर दे जो जो मरियम ने की है, मेरे कोई लफ्ज नहीं, तो मैं कहूंगा दोनों का बयानिया है कि घर में इख्तलाफ ही कोई नहीं है। भाई मैं इनकार करने वाला कौन होता हूँ? मैं हमजा को अभी मैसेज कर रहा हूँ कि हमजा साहब आप एक मीडिया टॉक कर दे जी। देखें भट्टी साहब, ठीक है इख्तलाफ बड़ा इख्तलाफ जरूरी है। इस वक्त अगर नून लीग में मैंने यही कहा ना कि कोई शख्स अगर क्राउड पुल कर सकता है तो वो मरियम है। मैंने साइज तो नहीं बताया ना, अरब 2 अरब 2.5 अरब, उसके क्राउड पुलिंग में किसी को शक है? अगर शहबाज शरीफ जाए 500 बंदा नहीं इकट्ठा होता, ये इनकी दौरे हुकूमत में नहीं इकट्ठा हो रहा था। ये भी ठीक है। आपने लाहौर के जलसे की बात कर दी, मरियम ने जो भी क्राउड पुल किया इतना भी काफी है। आप खान साहब का मुकाबला अगर मरियम से करेंगे कि जी खान साहब ने पूरी वो भर दी, उसके पीछे बहुत से लोगों का काम हाथ और काम था जो भट्टी साहब को नजर नहीं आ रहा। 3 दफा भरा था। छोड़े मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। मकसद ये है, मैं को नून लीग का वोटर हूं, मैं तो नून लीग का सबसे बड़ा क्रिटिक रहा हूं जब वो सरकार में थे। आपको पता है कोई शख्स हुकूमत के सिटिंग हुकूमत के खिलाफ इतना नहीं बोलता जितना मैं बोलता हूँ, ठीक है जी। जहां एस्टेब्लिशमेंट की आप बात आती है मैं वहां उनके खिलाफ बोलता हूँ। मैंने कभी किसी की रखी नहीं है, हमें गर्ज ही नहीं है, चाहे कोई सरकार में हो ना। ये खान मेरा कितना दोस्त था, मैं कोई लिहाज करता हूँ। मकसद ये है कि जो बात आपने करनी है सच करनी है। शहबाज शरीफ की कोई वैल्यू नहीं है एक्सेप्ट नवाज शरीफ। मैं आपको लिख के देता हूं। हाँ उसकी बेटी की वैल्यू बढ़ी क्योंकि उसने वो जो स्टांस लिया एंटी स्टैब्लिशमेंट, किसी जगह वो ठीक थी किसी जगह गलत होगी, मुझे उसके बयानिए से गर्ज नहीं है। मैं तो एक जनरली बताया, शहबाज शरीफ भाई के खिलाफ नहीं जा सकता। जी सर। ये देखें बेग साहब हमेशा अपने तौर पे एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट रहे हैं और इन्होंने अपना व्यू दिया है और भट्टी साहब का एक अपना व्यू है। मैं बेग साहब की इस बात से 100% एग्री करता हूँ कि मुस्लिम लीग में एक ही ग्रुप है और वो नवाज शरीफ साहब का ग्रुप है जी। बिकॉज वो बाहर हों, सियासत से अंदर हों, नहीं हों, प्रेसिडेंट हो ना हो, वो उनके साथ जा रहे हैं। उसके बाद जो जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, वो जब अंदर हुए हैं तो मरियम ने बाहर आके एक रोल अदा किया है। उसका उनके जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं वो भी मानते हैं कि बड़ा इफेक्टिव और बड़ा एलिक्वेंटली उसने अपने जो कुछ कहा, उनके कंटेंट से कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जहां तक शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, ये बात ठीक है कि जो भाई कहता है वो करते हैं, लेकिन टुडे पाकिस्तान के सियासी उफक पे अगर कोई एक बंदा डिलीवर करने वाला है ना, जिसको कोई इंटरेस्ट ना हो और उसको टास्किंग कर दें कि आपने ये आप एनर्जी का देख लें, आप यूनिवर्सिटियां देख लें, मेडिकल, वो शहबाज शरीफ है। ही कैन डिलीवर विद ऑल दैट इज एक्सपीरियंस। तो उनके अंदर ये क्वालिटी है, लेकिन वो आगे तब भी आ सकते
सकते हैं जब नवाज शरीफ की आशीर्वाद होगा। ओके, लास्ट बात, मोहसिन बेग साहब, पीडीएम का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? क्या जान बचाकर सब पुरानी तनख्वाहों पे काम करेंगे या गिले शिकवे दूर होकर ये फिर एक हो सकते हैं? चूंकि आपकी बातों से यही लगता है कि अगले 2.5 साल भी इस हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर होने का आपको कोई इम्कान नजर नहीं आता। बिल्कुल नहीं है जी, और पीडीएम जो है इसी तरह चलेगी जिस तरह आज है। मौलाना साहब की कोशिश है मैं वापस लाऊं पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी भी पीडीएम से जाना नहीं चाहती, क्योंकि पीडीएम से पीपल्स पार्टी निकलती है तो वैल्यू लूज करती है। जो गेन किया वो पीडीएम की वजह से किया। वो चाहते हैं एएनपी भी वापस आए, एक इत्तेहाद हो। मेरे ख्याल में फ्यूचर में मौलाना साहब इनको इकट्ठे बैठाने में कामयाब हो जाएंगे। वो इस सेंस में हो जाएंगे। माफी मांगने के मुतालबे हैं दोनों तरफ से। नहीं, ये देखें मुतालबे तो होते रहते हैं, पॉलिटिशियंस हैं, किसी ना किसी चीज पे एग्री कर जाएंगे, वापस आ जाएंगे। लेकिन सो फार जो थ्रेट गवर्नमेंट के लिए थी वो नहीं है। गवर्नमेंट अपनी ही, यानी आजादी से आप खान साहब 2.5 साल जो है वो पूरे अपनी गवर्नेंस, आजादी तो पहले भी थी, पहली कौन सी कैद में थे, डिसीजन खुद ही कर रहे हैं। कोई खतरा नहीं होगा उनके लिए, पॉलिटिकली कोई खतरा नहीं है। पार्टी सिर्फ इलेक्शन पर फोकस करेंगी। खतरा मैंने आपको पहले भी कहा, तरीके इंसाफ को तरीके इंसाफ से है, परफॉर्मेंस से है। मसाइल जो लोगों के हैं वो हल नहीं कर पाए। खान साहब की जो बुलंदगोबाद दावे थे वो इनको कास्ट अभी 2.5 साल हैं, आप तो एकदम ही ना उम्मीद कर देते हैं सबको फौरन। वो 2.5 साल का 2.5 साल जो 2.5 साल गुजर गए उसमें क्या किया? तो 2.5 साल पूरे देना, 5 साल पहली दफा नहीं वो आप ले लें 2.5, लेकिन मैं तो पिछले 2.5 साल की बात कर रही हूं। क्या पता अगले 2.5 साल बाद आप फिर तारीफें कर रहे हो। नहीं देखिए, आपको अच्छी लगेगा। पारस, आपने 100 दिन का कहा था, आपने लोगों को उम्मीद 100 दिन की दिलाई थी ना कि 100 दिन दे दें। पहली दफा था सर। मैं कौन सा कह रहा हूँ, दूसरी दफा तो मिलनी नहीं है। अच्छा, आपने जो काम किया वो आपने खुद कहा ना, हमने तो नहीं कहा। या भट्टी साहब ने, मैंने तो डिमांड नहीं की थी कि जी 100 दिन में हमें जादू करके दिखाओ। नहीं हो सकता, नेचुरली सबको पता है। सर मैं लास्ट कमेंट ले लूं जल्दी से, फिर भट्टी साहब। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये पीडीएम का इत्तेहाद जो है ना, आई ऑल्सो एम ऑप्टिमिस्टिक कि ये इकट्ठे पीपल पार्टी के इंटरेस्ट में है कि इस फोरम से फायदा उठा के अपनी जो उनकी खोई हुई सियासत थी बेनजीर भुट्टो साहबा के जाने के बाद उसको पूरा करें। और हुकूमत की कामयाबी का दारोमदार पीडीएम के प्रेशर पे कम और अवाम की मायूसी के ऊपर ज्यादा होगा। अगर अवाम मुतमईन हो गए तो ये चलते रहेंगे, लेकिन अगर अवाम ने हैंड्स अप कर दिए तो फिर हुकूमत एक महंगाई मार्च करने चले थे अवाम के लिए, ये अपनी तहरीक में इख्तिलाफात का इनकी तहरीक शिकार हो गई है, वो भी नहीं कर सके। भट्टी साहब पीडीएम का मुस्तकबिल पे क्लोज करूं शो सर। पर जब सोच का ये आलम हो के आसफ अली जरदारी कहे कि नवाज शरीफ नासूर है, धरती पर बोझ है, इसको मैंने छोड़ा तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। शहबाज शरीफ कहे कि पट्टा डाल के घसीटूंगा, तो हम कहे ये दोनों एक पेज पे आ जाए तो मुल्क में जमहूरियत मजबूत होगी। तो लुटन वाले रज रज लुटिया है, सोए तुसी भी हो तो सोए असी भी है। अखां दी लाली पई दसदी है, रोए तुसी भी हो तो रोए असी भी हैं। इस तो अगे मैं नहीं कुछ कहता। तो खान साहब फिर कोई सियासी खतरा नहीं है अगले 2.5 साल खान साहब के लिए, आप समझते हैं भट्टी साहब? वो इमरान खान मर्सिद इमरान खान है, इमरान खान का मुकाबला इमरान खान से है। उनके होते हुए उन्हें अपोजिशन की नहीं जरूरत, मेरी मोहतरम नहीं जरूरत। वो हासा अपना डैमेज कर चुके अपने आप को, उनकी टीम बार बार कह रहा हूं अपने आप को बड़ा। मोहसिन बेग साहब अक्सर कहते हैं कि अगले इलेक्शन में कोई पीटीआई का टिकट भी नहीं लेने वाला होगा, ऐसी ही सूरत हाल हो सकती है। मुझे तो लगता है मरियम का कोई नहीं लेना होगा। अगर मरियम वो तो उन्होंने तो सेनेट इलेक्शन में कहा हमारा टिकट चला है, मांग रहे हैं। उनका टिकट चला, बहुत ज्यादा चला, दौड़ा है। आपको बताऊं डस्के इलेक्शन में मरियम का रोल खत्म कर दिया गया था, हमजा ने मैनेज किया है, वरना ये मरियम रहती 10 अप्रैल का इलेक्शन हार जाना था। मैं दरअसल इस फैमिली को 30 सालों से जाती जानता हूं, लिहाजा मैं ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा। हर एक की अपनी अपनी राय है, मैं दोनों का करता हूं। मेरी राय है कि इस तरह अलग है, ठीक, लेकिन इक़्तिदार की हवस इकट्ठे किए हुए है। उन्हें पता है शहबाज और नवाज अलग हो गए तो फ्यूचर खत्म हो गया, ज्यादा मजबूरी है एक दूसरे। आरिफ हमीद भट्टी साहब, जनरल अब्दुल कयूम साहब, मोहसिन बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस आज़ाद को इजाजत दीजिए। अल्लाह।